ये एक ACCA का टेक्निकल आर्टिकल है अबाउट CAPM और कंपैरिजन विद वैक। सबसे पहले हम थोड़ा सा CAPM की अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन जो CAPM की है वो है इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि जो उनका अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा, और जहां वो एक कंपनी से कभी लूज करेंगे तो दूसरी कंपनी से गेन कर जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो अनसिस्टमैटिक या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो खत्म हो जाएगा और उसको इग्नोर किया जा सकता है। हाउएवर सिस्टमैटिक रिस्क जो तमाम कंपनीज को फेस करना पड़ता है मार्केट में, वो अपनी जगह पे रहेगा, लिहाजा उसके लिए वो रिस्क प्रीमियम मांगेगा। दिस इज द फर्स्ट assumption of CAPM model. Now my question to all of you is, do you feel this is a practical assumption? मतलब आप ये कह रहे हो कि हर इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो इतना रैशनल होता है और उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क ख़त्म कर सके और वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे कर सके। देखिए, इन्वेस्टर्स जो हैं वो, पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट लोग कोई बहुत, जो प्रैक्टिकली बात करें तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल नहीं होते, ना ही वो स्किलफुल होते हैं कि वो फैसला कर सकें इतना ज़्यादा कि वो उनको कौन कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे जिससे वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अजम्पशन, बट दिस इज द अजम्पशन, थ्योरेटिकल अजम्पशन है CAPM फॉर्मूला की। उसके बाद सेकेंड अजम्पशन इज सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन हॉराइजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन हॉराइजन। इसका क्या मतलब है सिंगल पीरियड का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये फिर आपने याद भी रखना है। ये जो मार्केट रिटर्न होता है ना, मार्केट रिटर्न, ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये ज़रा देखिएगा। ये जो मार्केट रिटर्न आप कैलकुलेट करते हो CAPM फॉर्मूला में, जिसमें आप कहते हो कि यार एवरेज मार्केट जो है ना इतना रिटर्न देती है, ये आप कैलकुलेट जब करने जाते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप लेट्स से आप ये कहते हो कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपकी जो मार्केट है उसके अंदर साल के शुरू में टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी पूरी मार्केट की, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, लेट्स से मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, $1 मिलियन थी लेट्स से। मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 मिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर $1 मिलियन। फिर उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने देखा कि एंड ऑफ द ईयर कितनी है, यानी टोटल वैल्यू इक्विटी की साल के एंड पे कितनी है। पता चला इट वाज 1050,000,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल गेन
टोटल कैपिटल गेन जो हुआ होगा मार्केट में वो कितना हुआ होगा 1050 माइनस 1000, सो 50 मिलियन का कैपिटल गेन हुआ होगा टोटल, ये गेन हुआ। उसके बाद टोटल डिविडेंड आपको देखना है कितना पे किया गया होगा। टोटल डिविडेंड लेट्स से टोटल डिविडेंड जो था वो 30 मिलियन का पे किया गया है। टोटल डिविडेंड 30 मिलियन का पे किया गया है। तो जो टोटल रिटर्न इनकम होगी इन्वेस्टर्स की वो होगी इन दोनों का सम, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। 80 मिलियन का टोटल आपके इन्वेस्टर्स ने गेन किया होगा। 50 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन कि उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, और 30 मिलियन बाय द वे ऑफ डिविडेंड उनको मिल गया। तो टोटल जो उनको मिला होगा वो 80 मिलियन मिला होगा। अब अगर आपको मार्केट का रिटर्न निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो टोटल इन्होंने कमाया है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 मिलियन की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 1 मिलियन थी साल के शुरू में, और एक साल गुजरने के बाद 50 मिलियन का इनको एडिशन मिला कैपिटल गेन की शक्ल में, और 30 मिलियन मिला डिविडेंड पे। तो अगर इनको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना होगा तो ये अपने साल के शुरू की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी 8%। सो दिस इज हाउ मार्केट रिटर्न इज कैलकुलेटेड। ये मार्केट रिटर्न कैलकुलेट किया गया। ये आप लोगों को समझ में आया कि मार्केट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया गया। मार्केट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये मार्केट के हिसाब से निकलेगा। और अगर किसी कंपनी का निकालना हो, यानी इन्वेस्टर्स रिटर्न निकालना हो आपने किसी कंपनी का, तो उसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जो भी उसकी शेयर प्राइस थी साल के शुरू में, उससे उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप। यानी एक शेयर पर कितना डिविडेंड कमाया, एक शेयर ड्यूरिंग द ईयर कितना महंगा हुआ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसी तरह निकलेगा कि साल के शुरू की प्राइस माइनस साल के एंड की प्राइस। तो कैपिटल गेन कितना कमाया, डिविडेंड कितना कमाया, दोनों को ऐड कर दें, एक शेयर पे टोटल कितना कमाया वो आ जाएगा, और उसको फिर आप साल के शुरू की प्राइस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एक इन्वेस्टर को पता चल जाएगा उसका साल का रिटर्न कितना था। तो अगर आप ये मार्केट रिटर्न देखें 8%, जिसको हम सीएपीएम के अंदर यूज करते हैं, और हम ये कहते हैं कि यार एक इन्वेस्टर को ऑन एवरेज मार्केट से इतना रिटर्न मिल रहा है, तो ये रिटर्न सिर्फ एक साल की कैलकुलेशन पे हुआ है। ये कैपिटल गेन भी एक साल का है, डिविडेंड भी एक साल का है, और हमने इस रिटर्न को एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है जो 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा। सो किसी एक साल के रिटर्न को हम अपना बेंचमार्क बनाकर पूरे 5 साल के प्रोजेक्ट का अप्रेजल करने जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि यार पूरे 5 साल तक लोग यही रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये साल कोई एबनॉर्मल ईयर हुआ, तो ये कोई ऐसा साल हुआ जो कि जिस साल जो है ना वो कुछ भी ऐसा ऊंच नीच हुआ होगा जिसकी वजह से रिटर्न ऊपर या नीचे गया हो, और ऐसे एबनॉर्मल ईयर को हमने 5 साल के लिए एज अ नॉर्मल ईयर ट्रीट कर दिया। तो ये एक खामी है या लिमिटेशन है सीएपीएम मॉडल की, कि वो एक साल के रिटर्न को जनरलाइज कर देता है फॉर 5 इयर्स और 8 इयर्स प्रोजेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ये 1 ईयर वाला? सर एक सवाल है,
जी। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मार्केट रिटर्न फिर एक साल के बजाय पूरी पीरियड का कैलकुलेट कर लें जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर 5 साल का कर रहे हैं तो 5 साल का एवरेज मार्केट रिटर्न कैलकुलेट कर लें। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 साल के शुरू में है, 5 साल के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, उससे कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लें। हाँ, उससे 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 भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है कि उसका एवरेज आप निकाल लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 सालों में कंपनीज ऐड भी होंगी, 5 सालों में नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड हुए होंगे, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि यार ये जो आपकी टोटल वैल्यू बढ़ी है इक्विटी की, ये नंबर ऑफ शेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, या प्योरली ग्रोथ की वजह से हुई? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हो मार्केट में, मजीद इन्वेस्ट किया हो, इंजेक्ट किया हो, तो वो उनका अपना पैसा अगर वो उन्होंने इंजेक्ट किया है तो वो ग्रोथ थोड़ी कहलाएगी या रिटर्न थोड़ी कहलाएगा, वो तो उनका अपना कैपिटल, उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा ऐड किया है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिंगल ईयर पे ही कैलकुलेशन हो रही होती है। सो ये आ गया आपका सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन हॉरिजॉन का। इन्वेस्टर्स कैन बोरो एंड लेंड एट द रिस्क फ्री रिटर्न। जो आरएफ आप यूज करते हो, रिस्क फ्री रिटर्न, आप ये अज्यूम करते हो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं हो, जबकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशन है। प्रैक्टिकली देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड दैट कुड बी कंसिडर्ड एज प्योरली रिस्क फ्री। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड दैट विल बी हैविंग नो रिस्क एट ऑल। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट हम अज्यूम करते हैं कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते होगे। उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मार्केट। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट मौजूद है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट कहते किसे हैं? जहां भी आपको ये चीज सुनने को मिलेगी तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ बातें हैं जिसको आपने याद रखना। एक, देयर आर नो टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको कैपिटल गेन मिलेगा, तो कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये डाल देंगे तो फिर कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन पे कितना लगेगा, इनकम डिविडेंड पे कितना लगेगा, बहुत सारे और फैक्टर्स फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे और जिसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे आएगा। सो टैक्सेस नहीं होंगे, दैट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और दूसरी बात यह कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सबके पास, यानी हर इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसके पास परफेक्ट नॉलेज होगी, यानी एक एक बात की नॉलेज होगी। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, नॉलेज परफेक्ट होगी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, यानी हर बंदा एक्सपर्ट होगा, हर बंदा नॉलेजेबल होगा, हर बंदे के पास जो है ना वो एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी, हर बंदे की एक्सपेक्टेशन एक जैसी होगी, हर बंदा रैशनली बिहेव करेगा। वो रैशनल होगा, यानी वो जब भी डिसीजन लेगा तो बड़ा प्रॉफिटेबल डिसीजन लेगा, वो जज्बाती डिसीजन नहीं लेगा, वो इलॉजिकल फैसले नहीं करेगा। हर लॉजिक जो करेगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, हर डिसीजन जो वो लेगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन होगी। और उसको हमेशा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे मार्केट में शेयर्स के, और जब भी आप शेयर बेचना चाहोगे शेयर बिक सकता होगा, जब भी आप खरीदना चाहोगे वो खरीद सकते होंगे। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। बेसिकली हम ये अजम्पशन क्यों लेते हैं किसी भी थ्योरी के अंदर, ताकि हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखें, ताकि उनका इम्पैक्ट जो है ना वो किसी पर्टिकुलर चीज में ना आए। क्योंकि सीएपीएम मॉडल प्योरली रिस्क पे बेस कर रहा है, सिर्फ प्योरली रिस्क पे बेस कर रहा है कि यार रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न ज्यादा होगा, सिंपल। उसके लिए एक बंदे का रैशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इरेशनल आदमी ज्यादा रिस्क पे भी हो सकता है, कम रिटर्न एक्सेप्ट कर ले। इरेशनल है ना, रैशनल आदमी कभी भी नहीं करेगा ऐसा। रैशनल आदमी हमेशा ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न मांगेगा। और ज्यादा रिस्क है या नहीं है इसके लिए उसके पास नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, वो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती है, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करेगा। सो ये आपकी अजम्पशंस हैं सीएपीएम मॉडल की।
तो कभी आपसे पूछ ले तो ये assumptions आपने लिखनी है। उसके बाद there is a comparison between WACC and CAPM, कि WACC और CAPM में comparison, और हम कब WACC यूज करते हैं और कब हम CAPM यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट रेट, और हम CAPM से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी उसी को ही हम डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करके प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फैसला करें कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें WACC यूज करना है तो WACC यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए, फिर आप WACC यूज करो। सबसे पहली कंडीशन WACC को यूज करने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द कंपनी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वारिद ने जैज ने वारिद को परचेज किया, तो इसको आप छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हो। इट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट कंसीडरिंग द साइज ऑफ जैज एंड फिर वारिद का, सो इट वाजंट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बट अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक इक्विपमेंट परचेज करने जा रही है, उसकी अपनी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन जो एसेट वो परचेज करने जा रही है वो मिलियंस में है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन का एसेट है। तो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट की जा रही हो तो यू कैन यूज WACC। अब ऐसा क्यों है सर? WACC जब हम करते हैं ना, WACC तो हम अज्यूम करते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, वो नई इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज नहीं होगा सिग्निफिकेंटली, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा जिसका फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त उसके पास डेट्स 40% है और इक्विटी 60% है, तो नई इन्वेस्टमेंट के बाद आपने कहा 40.5 हो जाएगा और वो 59.5% रह जाएगी। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। सो अगर आ भी जाए तो बड़ा डिफरेंस नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट से पहले का, उसी को वेटेज के तौर पे उठाते हैं और वेटिंग्स उसी की उठाकर हम कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम WACC कैलकुलेट करते थे तो हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती थी, हम उसी से ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। हालांकि अभी हमने नया प्रोजेक्ट किया नहीं होता, नए प्रोजेक्ट में से के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उसको हमने कंसिडर नहीं किया हुआ होता, और हम एग्जिस्टिंग वेटेज को ही यूज कर रहे होते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। जबकि ऐसा हो सकता है कि जो नया प्रोजेक्ट है जब वो आपके पास आएगा, उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, तो हो सकता है आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उधार के तौर पे ले आओ, और अगर नया प्रोजेक्ट आप उधार से कर रहे हो तो जाहिर है आपके डेट्स बढ़ जाएंगे, और डेट्स बढ़ने की वजह से आपका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने की वजह से आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता नई इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं नहीं करने जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम कितनी वैल्यू पे उसको करने जा रहे हैं, उसी का तो फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि WACC चेंज नहीं होगा, और जो आप नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसकी वजह से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब आपका प्रोजेक्ट साइज आपकी कंपनी के साइज से बहुत छोटा हो, तो फिर वो आपके बड़े कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकता। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो कि जब आप WACC यूज करते हो तो एक सिचुएशन तो ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए फिर आप WACC यूज कर लो, यू डोंट नीड टू यूज CAPM। उसके बाद आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, हमारी अजम्पशन जब हम WACC यूज करते हैं ये होती है कि जो भी आप नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसका जो एक्टिविटी लेवल है या टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं वो ऑलमोस्ट वही है जो अब तक आप करते आए हो। जैसे जैज ने वारिद को परचेज किया तो वारिद की तमाम एक्टिविटीज वही है जो जैज की थी, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें एक्टिविटीज वही करनी पड़ रही है जो आप पहले से करते आए हो, सिर्फ आप एक्सपेंड कर रहे हो, साइज बढ़ा रहे हो, आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस रिस्क है
वो चेंज नहीं होगा और वो वही रहेगा जो अब तक चला आ रहा है। और जब हम वैक यूज करते हैं तो हमारी अजम्पशन यही होती है कि देयर विल बी नो चेंज इन द बिजनेस रिस्क, क्योंकि अगर नए प्रोजेक्ट का रिस्क बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके एग्जिस्टिंग रिस्क से, तो फिर आप वैक यूज नहीं कर सकते हो। फिर आप उसके लिए सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी उसी को ही यूज करोगे एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसी से ही आप डिस्काउंटिंग करोगे, क्योंकि फिर इन्वेस्टर्स आपसे नए हिसाब से रिटर्न मांगेंगे क्योंकि आपका रिस्क डिफरेंट है। So for using WACC, the second assumption is that the activities of the business will not change with the new investment, so that the business risk remains the same. उसके बाद तीसरी assumption कि जो भी डेट टू इक्विटी रेशियो है, अगर नई इन्वेस्टमेंट इवन बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नई इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी उसके लिए जो फाइनेंसिंग आप करोगे वो उसी रेशो से करोगे जिस रेशो से आज तक आप करते आए हो। मतलब अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट से पहले मेरे पास 25% डेट्स हैं और 75% इक्विटी है, इसका मतलब मैंने जो आज तक की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसमें 25% डेट्स के थ्रू फाइनेंसिंग की हुई है, 75% मैंने इक्विटी रखी हुई। अब नई इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज $1 मिलियन की है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि अगर नई इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की है तो ये या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 25-75 के रेशियो से एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा हुआ है उसी से फाइनेंस कर रहा हूं, ना कोई नया लोन ले रहा हूं, ना कोई नया जो है ना वो शेयर इश्यू कर रहा हूं नए। एक तो ये, या फिर अगर ले भी रहा हूं वो 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं, तो उसमें 25% यानी 250,000 डेट्स के थ्रू लूंगा, यानी उसके लिए उधार लूंगा, और बाकी 750,000 जो है वो मैं शेयर्स उतने के इशू करूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास नया जो कैपिटल आ रहा है वो भी 25-75 के रेशो में आ रहा होगा, इसलिए मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज है वो नहीं आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा। ये हमारी थर्ड अजम्पशन है। लास्ट, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे वही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मांगेंगे जो अब तक वो मांगते आए हैं, यानी डिविडेंड वगैरह और कैपिटल गेन जो अब तक उन्होंने एक्सेप्ट किया वही एक्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स जो अब तक उन्होंने एक्सेप्ट किए वो भी वही एक्सेप्ट करेंगे। नई इन्वेस्टमेंट से आपके इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लॉजिकली भी नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पीछे रिस्क भी सेम है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी सेम है, तो ना बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड रिटर्न भी चेंज नहीं होगा। दीज आर द अजम्पशंस। ये जब भी हम वैक यूज करते हैं हम ये अजम्पशंस लेकर फिर वैक यूज करते हैं। सो क्या आपको ये चारों अजम्पशंस समझ में आई? थर्ड वाली जो है वो बेसिकली ये कह रहा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, यानी अगर अब तक की इन्वेस्टमेंट्स, आज तक जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसमें 25% लोगों से उधार लेकर की हैं और 75% के लिए आपने लोगों को अपने पास पार्टनर बनाया है, यानी इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, तो नई इन्वेस्टमेंट में भी आप रेशियो यही रखोगे 25-75। तो जो नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा $1 मिलियन, उसके लिए भी आप फाइनेंसिंग इसी तरीके से करोगे कि 25% आप डेट्स लोगे और 75% आप शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करोगे। वन में वो ये कह रहा है कि अगर आप वैक यूज करना चाहते हो तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वैक यूज करना मुनासिब है जिसका साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो, कंपनी के मुकाबले में बहुत कम हो, यानी कंपनी की अपनी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो और जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उतनी उसके मुकाबले में बहुत कम हो, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से आटे में नमक के बराबर हो, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप ऑलरेडी कंपनी हो
और जो नया प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है या नई इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है जो आप करने जा रहे हो, वो 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन की है, जबकि आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी की वैल्यू वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अच्छा, अब कब आप सीएपीएम यूज करते हो, ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों ने लाजमी पूरा पढ़ना है। मैंने मेन मेन चीजें आपको बता दी हैं, इसको लाजमी पढ़ना है, बहुत यूजफुल आर्टिकल है। कब आप सीएपीएम यूज करते हो? सीएपीएम आप तब यूज करते हो जब आप नया प्रोजेक्ट दो काम करे, या तो नया प्रोजेक्ट आपके बिजनेस रिस्क को सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे, यानी नए प्रोजेक्ट का जो बिजनेस रिस्क है वो आपके एग्जिस्टिंग रिस्क से बहुत मुख्तलिफ हो, और इन्वेस्टमेंट की साइज भी बड़ी हो, जिसकी वजह से उस रिस्क का ओवरऑल कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। देखिए, अगर एक कंपनी में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। एक कंपनी ने ये फैसला करना है कि गाड़ी खरीदे या नहीं खरीदे। अब वो कंपनी बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट रखती है, और वो अभी फैसला करने जा रही है कि एक गाड़ी है वो खरीदे या नहीं खरीदे। वो गाड़ी की कीमत जो है ना वो लेट्स से $10,000 है, $15,000 है। तो वो गाड़ी $15,000 की है, कल को वो गाड़ी बिल्कुल भी ना बिके मार्केट में, तो भी कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो उसके अंदर रिस्क बहुत भी हो तो ओवरऑल कंपनी के अंदर उस रिस्क का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंडिविजुअल गाड़ी का रिस्क तो होगा, लेकिन कंपनी के रिस्क के ऊपर ओवरऑल उस गाड़ी को खरीदने से इतना नहीं होगा कि कल को अगर वो ना भी बिके। अब मैं एज एन इंडिविजुअल अगर देखता हूं मेरे लिए गाड़ी, ऐसी गाड़ी मैं खरीद लूं, कल को उसकी रीसेल वैल्यू ना हो तो मुझ पर बड़ा फर्क पड़ेगा। बट एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हो सकता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क उसी गाड़ी का ना पड़ रहा हो। तो अगर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होगी ना तो उससे बिजनेस रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ी है और उसका रिस्क भी एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्क से डिफरेंट है, और उस वेंचर को करने से ओवरऑल बिजनेस रिस्क चेंज होता हो, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज होता हो, तो फिर ऐसे केस में वैक यूज नहीं करते। उस केस में हम सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है उसी को ही डिस्काउंट रेट मान के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया जाता है, और इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट तभी एक्सेप्ट करें जब सीएपीएम से आने वाली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, 13%, 14%, तो प्रोजेक्ट हम तभी एक्सेप्ट करें जब वो उतना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा हो प्रोजेक्ट, वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सीएपीएम मॉडल से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है उसी को ही एज अ डिस्काउंट रेट यूज कर लिया जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, to ensure that project generates enough return। एक दूसरा दूसरा कि बिजनेस रिस्क अगर चेंज नहीं भी हो रहा, मिसाल के तौर पर बिजनेस वही है जो पहले से करते आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाए। और फाइनेंशियल रिस्क कब चेंज होता है? जब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब एक बिजनेस के पास डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है इक्विटी के मुकाबले में। तो अगर नया प्रोजेक्ट, उसके लिए आप उधार पहले के मुकाबले में ज्यादा ले रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो, और उस बहुत ज्यादा डेट की वजह से आपके ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाते हैं प्रोपोर्शन में, तो उसका मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ गया। कल को आपको ये खतरा होगा कि कहीं आप अपने डेट्स टाइम पे ना कर सको। जैसे ही आपको ये खतरा फेस करना पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया। फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने से इन्वेस्टर्स अब आपसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, और ये चीज थ्रू इक्विटी बीटा इंकॉर्पोरेट की जाती है, और इक्विटी बीटा सीएपीएम मॉडल में यूज किया जाता है। लिहाजा सीएपीएम मॉडल विल देन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट रेट, और इस डिस्काउंट रेट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की वजह से पैदा होने वाले रिस्क के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक discount rate। So we use project specific discount rate when we are going for a project that changes the overall business risk or overall financial risk of the company, तो फिर जाके हम ये मॉडल यूज करते हैं। So that's the comparison between WAC and CAPM। ये समझ में आया आप लोगों को?
ठीक है। सो मैं आज ये आर्टिकल अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, यू नेवर नो कि इसके ऊपर आपको लिखने को आ जाए। सो लाजमी पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इंक्रीज योर नॉलेज, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इंक्रीज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। रीड करके समझने की जो एबिलिटी है वो भी आपको आपकी इनहेंस करेगा। सो आई अपलोड इट टुडे, एंड फिर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी आपको कोई भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लें।